हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सोडा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आपका स्वागत करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अपने बात करेंगे आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी के एमए हिंदी के सिलेबस की। अपने बात करेंगे कि एमए हिंदी का सिलेबस, जिसमें एमए प्री जिसको बोला जाता है, उसमें जो पहला सेमेस्टर है और जो दूसरा सेमेस्टर है, अर्थात जो पहला सेमेस्टर जो जुलाई में शुरू होता है, जो दूसरा सेमेस्टर अर्थात जो जनवरी में शुरू होता है। अपने बात करेंगे एमए फाइनल ईयर, जिसमें तीसरा सेमेस्टर और जो चौथा सेमेस्टर होता है, तीसरा सेमेस्टर जुलाई में शुरू होता है तो चौथा सेमेस्टर है वो जनवरी में शुरू होता है। तो उसमें कौन कौन सा सिलेबस है, कौन कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो, कैसा सिलेबस है, क्या सिलेबस है, वो कैसे। अब आपको बताएं कि जो भी शेखावाटी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को बताएं, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये जो अपने एमए हिंदी का सिलेबस है, ये सिलेबस अपने आरपीएससी के सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में हूबहू आता है। हूबहू आ रहा है, कहने का मतलब है जब आप एमए की तैयारी करोगे, अच्छे ढंग से एमए कर लोगे, तब आप ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आप आरपीएससी में भी देखोगे। क्योंकि अब आप एमए करते हो तो आपका सपना यही है कि मैं नेट जेआरएफ की तैयारी करूं, तो नेट जेआरएफ में भी यही सिलेबस मिलेगा। आप सोचते हो कि हम आरपीएससी की तैयारी करें तो आरपीएससी में भी यही सिलेबस आता है। तो बहुत अपने भाग्यशाली एक प्रकार से कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं एमए हिंदी का जो सिलेबस है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी जो सीकर की है, वो अपने जैसे इसमें पहले तो बताया गया है। पहले मैं यहां से शुरुआत कर दूं कि क्या क्या सिलेबस में है, फिर उसके बाद में अपने बात करेंगे कि डिटेल वाइज क्या क्या है उसमें। जैसे अपने बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की, ये जो एमए प्री का एमए प्री है, जिसको फर्स्ट सेमेस्टर बोला जाता है, एमए प्री जिसको फर्स्ट सेमेस्टर बोला जाता है, उसमें क्या लग रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास लग रहा है, प्राचीन एवं निर्गुण काव्य लग रहा है, इसमें मध्यकालीन काव्य लग रहा है, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र लग रहा है और कबीर लग रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ कबीर के अलावा अगर देखें तो कबीर के स्थान अपने अपने लोक साहित्य भी देख सकते हैं। ये मेजर सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, ये अपने बात कर रहा हूं मैं मेजर सिलेबस की बात कर रहा हूं। अगर अपने बात करें जो दूसरा सेमेस्टर है, ये जो दूसरा सेमेस्टर है, ये डिटेल वाइज भी बता दूंगा मैं भी आपको, लेकिन यूनिट वाइज देखें अगर अपने प्रोजेक्ट योजना विधि के तहत तो अपने कौन कौन सा सिलेबस लग रहा है। तो ये जो एमए का सेकंड सेमेस्टर है, एमए प्री का जो सेकंड सेमेस्टर है, इस सेकंड सेमेस्टर में क्या लग रहा है, जो कहां कब से शुरू होता है, जो जनवरी से शुरू होता है। उस जनवरी के सिलेबस में आधुनिक हिंदी काव्य द्विवेदी काल से छायावादी काल तक, ठीक है, इसके अलावा हिंदी आलोचक एवं आलोचना, कथा साहित्य, उपन्यास और कहानी, हिंदी नाटक और रंगमंच, दलित साहित्य के स्थान पर आप प्रेमचंद भी ले सकते हो। दो में से एक आपको सिलेक्ट करना होता है, आप प्रेमचंद भी ले सकते हो, आप इसमें दलित साहित्य भी ले सकते हो। ये अपने है सेकंड सेमेस्टर अर्थात एमए प्री का सेकंड सेमेस्टर। अब अपने बात करते हैं एमए फाइनल का। एमए फाइनल का जो थर्ड सेमेस्टर आता है ना, उस थर्ड सेमेस्टर में अपने क्या क्या पढ़ेंगे। तो एमए फाइनल का जो थर्ड सेमेस्टर है, एमए फाइनल का थर्ड सेमेस्टर अर्थात जो कब शुरू होगा, तो वो शुरू होगा जुलाई से। एमए फाइनल का जो थर्ड सेमेस्टर है, जो कब से शुरू होता है, जो जुलाई से शुरू होता है। तो इसमें क्या है कि भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आधुनिक काव्य है वो लगता है, अपने गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अपने हिंदी निबंध, स्त्री विमर्श, जन संचार और पत्रकारिता, कथा, इतर गद्य विधाएं हैं जो उनसे संबंधित पूछा जाता है। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य पूछा जाता है, राजस्थानी भाषा का भी इसमें चैप्टर लगता है अपने। ठीक है, तो अपने बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। अपने बात करें फोर्थ सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर क्या है, तो ये जो फोर्थ सेमेस्टर है, इसमें ये जो फोर्थ सेमेस्टर है, ये एमए फाइनल का फोर्थ सेमेस्टर है। ये कब शुरू होता है, ये जनवरी में शुरू होता है। तो इसमें काव्य रूप एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र लगता है, काव्य के रूप और पाश्चात्य काव्य शास्त्र लग रहा है, और यही पाश्चात्य काव्य शास्त्र आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड में और आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लग रहा है।
जयशंकर प्रसाद का गद्यलोक, अनुवाद सिद्धांत और प्रक्रिया, काव्यांग विवेचन, हिंदी साहित्य और सिनेमा, ये अपने सिलेबस में लग रहे हैं। कुछ इसमें नंबर जुड़ते हैं, जैसे लघु शोध के भी नंबर जुड़ते हैं, इसमें प्रोजेक्ट के भी नंबर जुड़ते हैं और इसमें सेमिनार के भी नंबर जुड़ते हैं। और कितने कितने जुड़ते हैं? तो 8 8 8 जुड़ते हैं। ठीक है, तो 8 8 और 8 और टोटल अगर देखा जाए तो सिलेक्ट एनी वन, अर्थात इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्रेडिट कितना आता है? तो 8 8 8 का आता है क्रेडिट इसमें। तो ये अपने लघु शोध, प्रोजेक्ट और सेमिनार के बीच में नंबर जुड़ते हैं। अब अपने बात करते हैं कि एमए हिंदी का जो सिलेबस है, उसके एमए हिंदी के प्रथम सेमेस्टर में, अर्थात एमए प्री के प्रथम सेमेस्टर जो जुलाई से शुरू होता है, उसमें कौन कौन सा सिलेबस आता है, आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये प्रथम सेमेस्टर है और प्रथम सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये अपने बात करते हैं आज। तो मैं आप साथ साथ में लिख देता हूं, एमए प्री और फर्स्ट सेमेस्टर, और जो कब शुरू होता है? जुलाई से शुरू होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, आदिकाल की पृष्ठभूमि, आदिकालीन साहित्य जिसमें नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य, रासो साहित्य भी लगता है और अमीर खुसरो लगता है। यही वही सिलेबस है जो आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में, आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में और आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लग रहा है। अर्थात वही सेम का सेम सिलेबस है आरपीएससी के सिलेबस में लग रहा है। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय, निर्गुण सगुण कवि और उनके काव्य की विशेषताएं, यही सेम का सेम असिस्टेंट प्रोफेसर में, स्कूल लेक्चरर में और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लग रहा है जो आरपीएससी के सिलेबस में। और वही एमए प्री के फर्स्ट सेमेस्टर जो जुलाई से शुरू होता है उसमें लग रहा है। रीतिकालीन काव्य की पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि, रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनके काव्य की विशेषताएं, ये अपने सिलेबस में, और वही सेम का सेम सिलेबस में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लग रही है। आधुनिक काव्य देखें तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगति, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता और ये समकालीन कविता, ये 1975-76 के आसपास जो कविताएं लिखी गई वो समकालीन कविता है। अब ये अपने सिलेबस में लग रहा है, सेम का सेम सिलेबस है आरपीएससी में, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर में लग रहा है, स्लेट के सिलेबस में लग रहा है, नेट जेआरएफ के सिलेबस में लग रहा है और आपके एमए प्री के सिलेबस में लग रहा है। देखो कितनी अच्छी बात है। अब अगर अपने बात करें तो जो प्राचीन और मध्यकालीन काव्य है, ये जो सिलेबस तो हो गया एमए प्री का फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके बाद में है देखें तो जो दूसरा भाग है एमए प्री का दूसरा भाग है, इसमें क्या पूछा गया है? तो इसमें क्या पूछा जाता है? प्राचीन और निर्गुण काव्य जो बताया था मैंने आपको, उसमें क्या पूछा जाता है? तो उसमें क्या पूछा जाता है? चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज, संक्षिप्त पृथ्वीराज, और इसमें जो शशिवृता विवाह है ना, शशिवृता विवाह प्रस्ताव 1 से 20 तक ये छंद लग रहे हैं। इसके अलावा विद्यापति की पदावली है, वो संपादक शिव प्रसाद सिंह है, उसे 1 और 2 ही पद लग रहे हैं, पद संख्या 1 से 2 तक बस। ढोला मारूरा दुआ जो कुशल राय इसके संपादक है और जो कुशल राय इसके रचनाकार है और इसके संपादक शंभू सिंह मनोहर है, जिसकी मीरा पदावली लग रही है वही शंभू सिंह मनोहर, तो दोहा संख्या 1 से 25 तक लग रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला कबीर है, जिसके पद संख्या 1 से 25 तक लगते हैं अपने सिलेबस में, एमए प्री के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में, सॉरी। इसके अलावा देखें तो ये अपने 4 यूनिट हो गई। अब अगर अपने बात करें तो आगे का जो सिलेबस है, जो मध्यकालीन काव्य जो अपने सिलेबस में लग रहा है, मध्यकालीन काव्य, तो वहां क्या लग रहा है? भ्रमर गीत सार लग रहा है, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल है और 160 से 200 तक पद लग रहे हैं। एमए प्री के सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में 160 से 200 पद तक लग रहे हैं। विनय पत्रिका जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा संपादित है, इसके पद संख्या 71 से लेके और 90 तक पद लग रहे हैं। अर्थात कितने पद लग रहे हैं? तो 20 पद लग रहे हैं, ठीक है ना, 20 पद लग रहे हैं विनय पत्रिका के। अब अगर आपने आगे बात करें तो आगे जो एमए प्री का सिलेबस है फर्स्ट ईयर सेमेस्टर का, तो फर्स्ट सेमेस्टर में बिहारी सतसई लग रही है और ये बिहारी सतसई 20 से 60 तक पद लग रहे हैं।
इसमें पद कितने लग रहे हैं? तो 20 से 60 तक पद लग रहे हैं। अभी अपने बात करी थी आरपीएससी के सिलेबस में, अपने बीए फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के सिलेबस में, उसमें जो पद लगते हैं वो तो 1 से 25 तक लगते हैं, और यहाँ 20 से 60 तक लग रहे हैं। गणानंद कवित के देखें तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो वाणी वितान प्रकाशन है वहां से लग रहे हैं, और ये वाणी वितान प्रकाशन आरपीएससी के सिलेबस में भी लग रहा है। और यहाँ पद कितने लग रहे हैं? 21 से 40 तक। यही वाणी वितान प्रकाशन वहां दे रखा है सिलेबस में, आरपीएससी के सिलेबस में दे भी रखा है कि वाणी वितान प्रकाशन। ये परंपरा है, ये भी आरपीएससी ने कहां से सीखी है? शेखावाटी यूनिवर्सिटी से सीखी है। ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी में जो साथ साथ में प्रकाशक भी दे रखा है। पहले आरपीएससी सिर्फ दिया करती थी लहरों के राजहंस, सिर्फ दिया करती थी भ्रमर गीत सार, सिर्फ दिया करती थी मीरा पदावली, लेकिन अब दे रखी है कि इसके संपादक कौन है और प्रकाशक भी दे रखा है साथ साथ में आरपीएससी ने। ये परंपरा भी कहां से शुरू की है? तो मेरे हिसाब से तो ये परंपरा शेखावाटी यूनिवर्सिटी से शुरू की है। अब अगर अपने बात करें तो ये तो एमए प्री का सिलेबस है। भारतीय काव्य शास्त्र की बात करें तो भारतीय काव्य शास्त्र में अपने भारतीय काव्य शास्त्र, इतिहास, रस और रसवादी संप्रदाय लगते हैं, ध्वनि सिद्धांत लगता है, रीति सिद्धांत लग रहा है, अलंकार सिद्धांत लग रहा है, वक्रोक्ति सिद्धांत लग रहा है, और औचित्य सिद्धांत लग रहा है। क्षेमेंद्र का जो औचित्य सिद्धांत है ना, वक्रोक्ति कुंतक का सिद्धांत है, ये सिद्धांत अपने सिलेबस में लग रहे हैं। इतने वाला ही सिलेबस है अगर अपने देखें तो। अब अगर अपने बात करें तो अब कबीर से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए, कबीर का जो काव्य है तो कबीर में कहां कहां से प्रश्न बनते हैं, तो कबीर के काव्य से मैं बात करूं तो कबीर के काव्य में कबीर अध्ययन की समस्या, पारंपरिक काव्य शास्त्र, कबीर का कवित्व, कबीर पंथ का विकास, कबीर का काव्यात्मक व्यक्तित्व, कबीर काव्य में रहस्यवाद, आध्यात्मिक खोज, सामाजिक आलोचना, कबीर की काव्य भाषा की विशेषताएं, निर्धारित पाठ्यांश जो कबीर ग्रंथावली है जिसके संपादक श्याम सुंदर दास है, जिसके साखी भाग प्रथम 3 अंक लग रहे हैं। साखी के प्रथम 3 अंक लग रहे हैं, अर्थात साखी जो लग रही है ना, उस साखियों में प्रथम 3 अंक लग रहे हैं। अब इसमें जो ग्रंथ है वो यहां से आप इसकी सहायता ले सकते हो, कहने का मतलब है। अब अपने अगर लोक साहित्य देखें तो लोक साहित्य में कहा है कि अपने जो लोक साहित्य है तो लोक साहित्य में लोक वार्ता, लोक साहित्य, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, लोक मानस, लोक संगीत, लोक संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं, लोक साहित्य के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण, लोक गाथा जिसमें परिभाषा, वर्गीकरण और विशेषताएं, ढोला मारू, गोपी चंद, नल दमयंती, लैला मजनू, आल्हा, लोक गीत, श्रम गीत, संस्कार गीत, ऋतु गीत, देवी देवताओं से संबंधित लोक गीत, ये अपने सिलेबस में लग रहे हैं। अब अपने बात करें, ये तो अभी तक तो बात हुई है एमए प्री के प्रथम सेमेस्टर की। अब अपने बात करें एमए प्री के द्वितीय सेमेस्टर की। ये जो एमए प्री का द्वितीय सेमेस्टर है ये जो शुरू होता है ये जनवरी से शुरू होता है भाई। एमए प्री का जो ये एमए प्री का सेकंड सेमेस्टर है ये कब शुरू होता है? ये जनवरी से शुरू होता है। तो यहां क्या है कि मैथिली शरण गुप्त का साकेत नवम सर्ग लग रहा है, यही आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लग रहा है। ये देखो कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी परंपरा है भाई कि आरपीएससी के जो सिलेबस में लग रहा है वही सिलेबस अपने लग रहा है। अपने कॉपी नहीं कर रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी, कॉपी आरपीएससी नहीं की। ये सिलेबस तो पहले से लग रहा है, आरपीएससी का तो अभी नोटिफिकेशन आया है। देखो जयशंकर प्रसाद की कामायनी लग रही है जिसमें चिंता सर्ग है, श्रद्धा सर्ग है और लज्जा सर्ग तीनों लग रहे हैं भाई। चिंता सर्ग, श्रद्धा सर्ग और लज्जा सर्ग। ये चिंता और श्रद्धा सर्ग आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर में लग रहा है और ये सेकंड ग्रेड में भी लग रहा है। ये श्रद्धा सर्ग है, ये आरपीएससी के सेकंड ग्रेड में लगता है। देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कुकर मुत्ता और राम की शक्ति पूजा, ये राम की शक्ति पूजा तो असिस्टेंट प्रोफेसर में, ये राम की शक्ति पूजा तो स्कूल लेक्चरर में, ये राम की शक्ति पूजा तो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लग रही है। आपको बता दें कि ये राम की शक्ति पूजा तो यूपीएससी के सिलेबस में भी लगती है। ये राम की शक्ति पूजा तो यूपीएससी के सिलेबस में भी लगती है। सुमित्रा नंदन पद की परिवर्तन और नौका विहार रचना है। महादेवी वर्मा की मैं नीर भरी दुख की बदली और जाग तुझको दूर जाना, ये 2 रचनाएं लगती है। ये अपने है एमए प्री सेकंड सेमेस्टर का जो जनवरी से एग्जाम शुरू हो, जनवरी से जो पढ़ाई शुरू होती है वो वाला है। अब जो सेकंड सेमेस्टर है
उसमें जो हिंदी आलोचक एवं आलोचना वाला जो पार्ट है, हिंदी आलोचक और आलोचना वाला जो पार्ट है, उसमें क्या लगता है, तो उसके सिलेबस में क्या लगता है ये अपने बात करते हैं। उस सिलेबस में बात करें तो अपने आलोचना से संबंधित ये सिलेबस है, सिर्फ एमए प्री सेकंड सेमेस्टर, एमए प्री सेकंड सेमेस्टर है। तो हिंदी आलोचना, उद्भव एवं विकास, सैद्धांतिक, व्यावहारिक और प्रगतिवादी। ये व्यावहारिक शब्द अशुद्ध है, ये शुद्ध क्या होता है, ये व्यावहारिक होता है। चलो ये छोटी मोटी गलतियां तो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी आ जाती है, गलतियां कोई बात नहीं है। मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा, आलोचक रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसादी दोनों आलोचक है, तो इनकी आलोचना लगती है। आलोचक रामविलास शर्मा और नगेंद्र है, इनकी आलोचना लगती है। आलोचक मुक्ति बोध और नामवर सिंह है, ये आलोचना लगती है। ये अपने आलोचना ग्रंथ लगते हैं अपने सिलेबस में। एमए प्री के जो सेकंड सेमेस्टर है उसके सिलेबस में बात कर रहे हैं अपने। अब अगर अपने बात करें उपन्यास, देखो देखो भाई कितनी अच्छी बात है, ओ हो कितनी अच्छी बात है भाई। इतना अच्छा अगर पोर्शन हमें मिल जाता ना तो हम कब के ही असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते, इतनी देरी से नहीं लगते भाई। इतनी देरी का मतलब है साल 2 साल लेट हो गए, लग तो गए लेकिन जल्दी लग जाते हैं, एमए करते ही लग जाते हैं। भी देखो आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि आपके सिलेबस में जो लग रहा है वो आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लग रहा है। देख लो कैसे लग रहा है भाई, देखो आप तो उपन्यास गोदान, यही उपन्यास गोदान है। ये जो गोदान उपन्यास है, ये गोदान उपन्यास स्कूल लेक्चरर में लग रहा है। ये गोदान उपन्यास है असिस्टेंट प्रोफेसर में लग रहा है। ये जो गोदान उपन्यास है ये आपके नेट जेआरएफ सेट के एग्जाम में लग रहा है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का और त्यागपत्र उपन्यास है ये जैनेन्द्र कुमार का। ये पहले असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी के सिलेबस में लगा करता था, जो वर्तमान में हट गया है। हाँ जी, आंधी कहानी है वो जयशंकर प्रसाद की लग रही है, बड़े भाई साहब प्रेमचंद की लग रही है। रोज देखो कहानी, रोज अगे की कहानी जिसे गे ग्रीन नाम से छापा गया था, ये आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है और ये आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में है। देख लो कितनी अच्छी बात है भाई। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर, जहां लक्ष्मी कैद है, पहले आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लगा करती थी। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की, प्रेत मुक्ति शैलेश मटियानी की, परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की, ये भी पहले आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लगा करती थी। और मुखोटा है ये ममता कालिया की कहानी लग रही है। एमए जो प्री है सेकंड सेमेस्टर की अपने बात कर रहे हैं ये, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब अपने बात करें एमए जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें जो हिंदी नाटक से संबंधित क्या लगता है, हिंदी नाटक से संबंधित क्या लग रहा है ये अपने बात करते हैं। तो हिंदी नाटक से संबंधित अगर बात करें तो हिंदी नाटक से संबंधित नाट्य और नाट्य शास्त्र लग रहा है, हिंदी नाटक का विकास लग रहा है, हिंदी रंगमंच की परंपरा और नए प्रयोग लग रहा है, पद्धतियां और रंगशैली लग रहा है। नाटक स्कंदगुप्त है, जो नाटक स्कंदगुप्त है जयशंकर प्रसाद का, ये लग रहा है सिलेबस में। आषाढ़ का एक दिन, वाह भाई वाह, आषाढ़ का एक दिन आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड लेटेस्ट में ये जो सिलेबस लेके आई, इस लेटेस्ट के सिलेबस में आषाढ़ का एक दिन लगाया गया है। और ये तो अपने पहले ही पढ़ रहे हैं ऑलरेडी पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी में। तो देखो, और एक लग रहा है अंधेर नगरी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, और एक नाटक लग रहा है हानूस, जो हानूस नाटक लग रहा है वो भीष्म सानी का लग रहा है। ये अपने सिलेबस से संबंधित है। एमए सेकंड सेमेस्टर एमए प्री का जो सिलेबस है उसकी बात करें। अब अपने जो दलित साहित्य की बात करें तो ये जो दलित साहित्य है, ये दलित साहित्य में क्या क्या आता है ये अगर अपने बात करें तो इसमें जो एमए प्री का ही सेकंड सेमेस्टर चल रहा है भाई, तो इसमें दलित साहित्य के आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि और दलित का आशय, दलित की अवधारणा, दलित साहित्य के सरोकार, स्वानुभूति और सहानुभूति साहित्य का परिचयात्मक रेखांकन। कविताएं कौन कौन सी लग रही है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता लग रही है शायद आप जानते हो, और ठाकुर का कुआं। कमल भारती की लग रही है तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, और एक लग रही है संबुक कविता। डॉक्टर सुशीला टाकबोरे की जो कविता लग रही है, एक तो सपने सज जाएंगे और लौट आओ तुम, ये कविता लग रही है। कथा साहित्य इसमें देखें तो कथा साहित्य
कहानियां लग रही है, जिसमें मोहनदास नेमिष राय का अपना गांव और सूरजपाल सिंह चौहान की बदबू कहानी, सत्य प्रकाश की दलित ब्राह्मण कहानी, और उपन्यास लग रहा है जयप्रकाश करदम का, जेपी करदम का छप्पर उपन्यास। उपन्यास तो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, फेमस उपन्यास है, ये छप्पर उपन्यास लग रहा है अभी। हाँ, अब अपने बात करें जो चौथी यूनिट है, उस चौथी यूनिट में क्या लग रहा है, तो चौथी यूनिट में चौथी इकाई है एमए प्री के सेकंड सेमेस्टर की चौथी इकाई है दलित साहित्य की। उसमें आत्मकथा कौशल्या बेसंत्री, दोहरा अभिशाप, और नाटक लग रहा है माता प्रसाद का वीरांगना झलकारी बाई। वीरांगना झलकारी बाई है, ये नाटक लग रहा है। ये इसकी सहायता ले सकते हो, इनसे सहायता ले सकते हो, जैसे डॉक्टर धर्मवीर का कबीरबाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, कमल भारती का दलित विमर्श की भूमिका। ये क्या है कि ये साहित्यिक सहायता प्राप्त ग्रंथ है, इससे आप सहायता ले सकते हो। अगर अपने प्रेमचंद का काव्य पढ़े ना, एमए सेकंड सेमेस्टर प्री का जो एग्जाम है उसमें प्रेमचंद अगर आप ले लोगे तो प्रेमचंद में क्या पढ़ना है, तो प्रेमचंद में प्रेमचंद की जीवनी पढ़नी है, उसके कुछ विवादास्पद पक्ष पढ़ने हैं, प्रेमचंद की साहित्य की यात्रा पढ़नी है, और उसका युग संदर्भ पढ़ना है। प्रेमचंद और किसान प्रश्न पढ़ना है, प्रेमचंद और राष्ट्रवाद पढ़ना है, प्रेमचंद और स्त्री प्रश्न पढ़ना है, प्रेमचंद और दलित प्रश्न पढ़ना है, प्रेमचंद और सांप्रदायिक प्रश्न पढ़ने हैं। रंगभूमि और सेवा सदन दोनों जो उपन्यास है उनका विशेष आलोचनात्मक अध्ययन पढ़ना है आपको। कफन कहानी पढ़नी है आपको, उसकी रात कहानी पढ़नी है। दोनों की दोनों कहानियां आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में सेकंड ग्रेड के स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में लग रही है। सदगति ईदगाह कहानी, बूढ़ी काकी ईदगाह कहानी तो ऐसी है, ऐसा कोई विद्यार्थी ही नहीं होगा, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसने अपने आप में हामिद को न जिया होगा। ऐसा कोई करेक्टर नहीं, ऐसा कोई अपने आप में करेक्टर ही नहीं है, ऐसा कोई अपने आप में व्यक्तित्व ही नहीं है जिसने हामिद जैसे व्यक्तित्व को, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई ईदगाह कहानी में जो हामिद जो व्यक्तित्व है, जो मेले में जाता है तो अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है, वो हामिद ने जिया हो जिसने, वो तो कह सकते हैं वो उसने पढ़ाई नहीं की है। जिसने हामिद के करेक्टर को नहीं जिया ना, वो सही मायने में उसने पढ़ाई नहीं की है। मतलब भारतवर्ष में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने ईदगाह कहानी न पढ़ी हो, और अगर किसी ने ईदगाह कहानी पढ़ ली है तो वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसने हामिद के कैरेक्टर को अपने अंदर न जिया हो, कभी वो मेले में गया हो, उसको चिमटा नहीं याद आया हो। देखो कितनी अच्छी कहानी है ये। बूढ़ी काकी, मुक्ति मार्ग, दो बैलों की कथा, हीरा मोती वाली कहानी, वो ये अपने सिलेबस में लग रही है। तो अब अपने बात करते हैं एमए फाइनल का जो थर्ड सेमेस्टर है, एमए फाइनल का जो थर्ड सेमेस्टर है उसकी बात करते हैं। एमए फाइनल के थर्ड सेमेस्टर की, एमए फाइनल का थर्ड सेमेस्टर है ये। एमए फाइनल और कौन सा सेमेस्टर है, तो ये थर्ड सेमेस्टर जो कहां से शुरू होता है, जुलाई से शुरू होता है। भाषा का अर्थ एवं परिभाषा, भाषा के लक्षण, परिवर्तन के कारण, भाषा के विविध रूप, भाषा विज्ञान की परिभाषा, सिद्धांत, ज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध, भाषा विज्ञान के विविध अंगों का परिचय, ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, पद विज्ञान और वाक्य विज्ञान, भाषा विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां, ध्वनि परिवर्तन के कारण, दिशाएं, ध्वनियों का वर्गीकरण, अर्थ परिवर्तन के कारण, दिशाएं, शब्द और अर्थ का संबंध, काव्य रचना के आधार, प्रकार और अवयव, ये अपने सिलेबस में लग रहा है। हिंदी भाषा का परिचय, नामकरण, हिंदी का विकास जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, आर्य भाषाएं, हिंदी की उपभाषाओं एवं बोलियों का परिचय, क्षेत्र और विशेषताएं, राजभाषा हिंदी का विकास एवं समस्याएं, हिंदी की लिपि की परिभाषा, भाषा एवं लिपि में संबंध, लिपि का उद्भव एवं विकास, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, नामकरण, विकास, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, सीमाएं, सुधार, देवनागरी लिपि का मानकीकरण, यही जो सिलेबस में आरपीएससी में लग रहा है भी, ये अपने स्कूल व्याख्याता में भी लग रहा है, ये अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लग रहा है, और ये शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये लग रहा है। तो ये जो पोर्शन है, तो ये पोर्शन अपने सारे के सारे कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये सारे के सारे अपने सिलेबस में भी लग रहे हैं आरपीएससी में। अब अगर अपने बात करें तो जो आधुनिक काव्य लग रहा है एमए फाइनल के
थर्ड सेमेस्टर में, एमए फाइनल के थर्ड सेमेस्टर में जो आधुनिक काल लग रहा है, एमए फाइनल के थर्ड सेमेस्टर में जो आधुनिक काल लग रहा है, अभी दिख रहा होगा सबको। ये जो आधुनिक काल है इसमें असद्य वीणा अज्ञेय की रचना है, अकाल दर्शन दुमिल की रचना है, लोग भूल गए हैं रघुवीर साय की रचना है, बनारस जो आपने 12वीं क्लास में पढ़ी थी केदारनाथ सिंह वाली वो कविता है, पानी भरे हुए बादल गिरिजा कुमार माथुर की रचना है, सतपुड़ा के जंगल ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, दैवीय पुकार ये नरेश मेहता की रचना है, कुआनो नदी जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, कवि और कल्पना ये धर्मवीर भारती की रचना है, और बात सीधी थी पर और कविता के बहाने ये कुंवर नारायण की रचना है। ये अपने एमए फाइनल के थर्ड सेमेस्टर में लग रही है ये रचना। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके और पेपर में उतार के और इस हिसाब से भी तैयारी कर सकते हो भाई, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको सिलेबस से अवगत करवाना भी कौन कौन सा अपने सिलेबस से लग रहा है। गोस्वामी तुलसीदास लगते हैं एक अपने सिलेबस में, तो तुलसीदास से संबंधित अगर अपने बात करें तो तुलसीदास में गोस्वामी तुलसीदास जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व है, युग परिदृश्य, रचनाओं की प्रामाणिकता, भक्ति और साधना का स्वरूप, लोक मंगल और समन्वय की भावना, वैचारिकी, सांस्कृतिक महत्व, तुलसी की लोक तात्विक दृष्टि, पारिवारिक सामाजिक आदर्श, राम काव्य परंपरा और गोस्वामी तुलसीदास, ये अपने सिलेबस में लग रहा है। रामचरितमानस जो लग रहा है ना, रामचरितमानस का अयोध्या कांड लग रहा है, और अयोध्या कांड दोहा संख्या 1 से 40 तक लग रहा है अयोध्या कांड में, और इसके संपादक कहां कौन है तो गीता प्रेस गोरखपुर से ये संपादित हो रही है। देखो फिक्स बता दिया इन्होंने। कवितावली जो उत्तरकांड लग रहा है 101 से 200 पद जो गीता प्रेस गोरखपुर से, ये अपने आरपीएससी के सिलेबस में लग रही है, आरपीएससी के सिलेबस में लग रही है ये। देखो कितनी अच्छी बात है, गीतावली का जो बालकांड है उसके 18 पद लग रहे हैं, और पद संख्या भी बता दी 8 है, 9, 10, 24, 26, 31, 33, 36, 44, 73, 95, 97, 101, 104, 105, 106, 107 और 110, ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा संपादित। ये जो संख्या, ये संख्या भी दे दी, कुल कितने पद है तो 18 पद लगते हैं ये कौन कौन से पद लग रहे हैं तो 8वां, 9वां, 10वां, 24वां, 26वां, 31वां, 33वां, 36वां, 44वां, 73वां, 95वां, 97वां, 101, 104, 105, 106, 107 और 110वां पद है, ये अपने सिलेबस में लग रहा है भाई। अब अगर अपने बात करें एमए प्री में जो एमए फाइनल में जो निबंध लग रहे हैं, निबंध जो हिंदी निबंध लग रहा है, तो हिंदी निबंध में कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे तो निबंध से संबंधित अगर बात करें तो निबंध में एमए फाइनल का जो थर्ड सेमेस्टर है उसी की बात कर रहा हूं मैं। एमए फाइनल थर्ड सेमेस्टर, हिंदी निबंध का अर्थ, प्रकार, महत्व, हिंदी निबंध की विकास परंपरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का श्रद्धा और भक्ति कविता क्या है। स्कूल लेक्चरर आरपीएससी के सिलेबस में। हाँ जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल निबंध लग रहा है और मेरी जन्मभूमि लग रहा है। बाबू गुलाब राय का भारतीय संस्कृति सिलेबस में लग रहा है। सरदार पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम और पवित्रता, ये दोनों सिलेबस में लग रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का लग रहा है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इस निबंध से प्रेरित होकर ही तो मैथिली शरण गुप्त ने साकेत काव्य लिखा, और मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रशंसा में पद कहे थे कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद यदि महावीर का उन्हें नहीं मिलता प्रसाद। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद यदि महावीर का उन्हें न मिलता प्रसाद। अर्थात महावीर के प्रसाद के कारण ही जिस प्रकार तुलसीदास ने मानस नाद की अर्थात रामचरितमानस लिखा, और इन्हीं महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता के से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत काव्य लिखा, और उसके नवम सर्ग में उर्मिला की ही वीर वेदना है, उर्मिला की जो वीर वेदना है, उर्मिला की जो स्थिति है वो यहाँ प्रकट होती है। कुबेरनाथ रॉय का निबंध लग रहा है प्रिय नीलकंठी। विद्यानिवास मिश्र का लग रहा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है ना, तुम चंदन हम पानी, ये रैदास जी की रचना है। रैदास जी की प्रमुख पंक्ति है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी बास अंग अंग समानी, प्रभु जी तुम वन हम मोरा जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रे दासा। ये रचना किसकी लिखी हुई है तो ये रैदास जी की लिखी हुई है। इस पर विद्यानिवास मिश्र ने क्या लिखा, तुम चंदन हम पानी लिखा। हाँ, बालकृष्ण भट्ट है
जिसको हिंदी साहित्य का स्टील कहा जाता है। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये अपने सिलेबस में लग रहा है भाई, ठीक है ना। अब अपने बात करें तो आगे अपने सिलेबस में क्या लग रहा है, तो स्त्री विमर्श से संबंधित क्या लग रहा है, तो स्त्री विमर्श से संबंधित अपने सिलेबस में लग रहा है जो एमए फाइनल का थर्ड सेमेस्टर है उसमें स्त्री विमर्श लग रहा है। तो स्त्री विमर्श की संकल्पना, इतिहास, स्त्री विमर्श की परिभाषा, स्त्री मुक्ति आंदोलन एवं स्त्री विमर्श, ऐतिहासिक रूपरेखा, भारतीय और पाश्चात्य काव्य स्त्री विमर्श भारतीय और पाश्चात्य स्त्री विमर्श, हिंदी साहित्य में स्त्री का योगदान। निबंध में लग रहा है श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा। ये जो स्त्री विमर्श से संबंधित मुझसे प्रश्न पूछा गया था, कहा भी बताइए इतिहास लेखन परंपरा में स्त्रियों का क्या योगदान है। फिर मेरे याद आया कि हाँ, एक तो सुमन राजे ने लिखा था, एक नीरजा माधव ने लिखा था। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा था, तो सुमन राजे ने जो नीरजा माधव ने हिंदी साहित्य के ओझल नारी का इतिहास लिखा था। हिंदी साहित्य के ओझल नारी का इतिहास, तो वो जो इतिहास मैंने बताया, तब उन्होंने पूछा कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास उसमें क्या है। मैंने कहा उसमें स्त्रियों से संबंधित है। कौन सी स्त्रियों का वर्णन है उसमें? तो उसमें आदिकाल से पूर्व जो साहित्य में स्थान नहीं दिया गया उन स्त्रियों का वर्णन है, ऋग्वेद से शुरू करके वो वाला। तो वो अपने हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श है, उससे संबंधित निबंध जो श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा ने स्त्री विमर्श से संबंधित निबंध लिखा था, वो निबंध अपने सिलेबस में लग रहा है। इसके अलावा अगर अपने देखें तो ये देखो, ये अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में आया था, इस वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आया था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। ये जो है ना, ये मैं इस वजह से भी बता रहा हूं, ये उपन्यास नहीं है क्या, पीली आंधी, पीली आंधी प्रभा खेतान का, ये मारवाड़ियों से संबंधित है। किस प्रकार कलकत्ता बस जाते हैं और वहां जाके उनको याद आती है, वो एक कह सकते हैं वृद्धों पर लिखा गया है, वृद्धों पर लिखा गया है। ये कहानी जो वापसी है, ये उषा प्रियंवदा की है। कुर्जा जो मनीषा कुलश्रेष्ठ का जो कह सकते हैं कहानी है, और कविता स्त्रियां आम्रपाली, ये दोनों रचनाएं अनामिका की है। अनामिका वही है जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में विशेष कवित्री लगती है, विशेष जो साहित्यकार लग रहे हैं ना, उसमें एक अनामिका जो डीयू में प्रोफेसर रही हुई है, खुरदरी अतेलिया, जिन्होंने लिखा था वो कुछ गलत पते की चिट्ठियां लिखा था उन्होंने, वो वाली। उतने दूर मत ब्याहना बाबा, अपने घर की तलाश में, निर्मला पुतुल की रचना लग रही है अपने सिलेबस में। तो ये कविताएं लग रही है। अब अगर अपने बात करें तो कंप्यूटर से संबंधित अपने क्या लग रहा है, जनसंचार और पत्रकारिता से संबंधित क्या लग रहा है, तो वो अपने बात करें तो वो है वो जनसंचार, जिसमें परिभाषा है, स्वरूप है, महत्व है, उद्देश्य है, जनसंचार की प्रक्रिया है, संप्रेषण है, जनसंचार के प्रकार है, जिसमें समाचार पत्र है, रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, परंपरागत माध्यम, जनसंचार माध्यमों की प्रकृति और चरित्र, जनसंचार की परिभाषा, प्रकृति, प्रकार, जनसंचार के सिद्धांत, जनसंचार के माध्यम, परिचय, कार्यविधि, श्रव्य माध्यम, रेडियो, श्रव्य, दृश्य माध्यम, टेलीविजन, तकनीकी, इंटरनेट, मिश्र माध्यम, विज्ञापन, मुद्रित, समाचार पत्र, पत्रकारिता से संबंधित अवधारणा, अर्थ और स्वरूप, पत्रकारिता की प्रकृति, उद्देश्य, महत्व, पत्रकारिता की परंपरा, पत्रकारिता की विधाएं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आजादी के बाद की हिंदी पत्रकारिता और उसकी समस्याएं, प्रेस, कानून और आचार संहिता, ये अपने सिलेबस में लग रहा है। समाचार पत्र प्रबंधन और प्रकाशन, समाचार लेखन, समाचार पत्र का संपादन, टेलीविजन एवं फिल्म लेखन, विज्ञापन लेखन, इंटरनेट, सामग्री सृजन, संयोजन एवं प्रेषण, रेडियो लेखन से संबंधित बात करें तो उद्घोषणा, समाचार, फीचर, रिपोर्ट, कार्यक्रम संयोजन, ये अपने सिलेबस में लग रहे हैं भाई। अब अपने बात करें कथेतर जो गद्य विधाएं हैं, कथेतर जो गद्य विधाएं एमए प्री के थर्ड सेमेस्टर में जो कथेतर गद्य विधाएं हैं, उनसे संबंधित क्या लग रहा है, तो आत्मकथा लग रही है, अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र की, पांडे बेचन शर्मा उग्र की। संस्मरणात्मक रेखा चित्र लग रहा है, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की। यात्रा वृतांत जो लग रहा है, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की। रिपोर्टाज लग रहा है, ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु की। ये अपने कथा से इतर साहित्य लग रहा है। अब अपने बात करें राजस्थानी साहित्य की, तो राजस्थानी साहित्य में क्या लग रहा है, एमए फाइनल के थर्ड सेमेस्टर में, एमए फाइनल के थर्ड सेमेस्टर में राजस्थानी साहित्य से संबंधित क्या लग रहा है, तो राजस्थानी भाषा उद्भव एवं विकास, राजस्थानी भाषा की व्याकरणिक विशेषताएं, राजस्थानी लिपि का विकास,
डिंगल पिंगल एवं राजस्थानी बोलियों एवं उपबोलियों का अध्ययन एवं विशेषताएं, राजस्थानी साहित्य का इतिहास, राजस्थानी साहित्य की प्रमुख विधाएं एवं प्रवृत्तियां, राजस्थानी साहित्य की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार, प्राचीन गद्य और पद्य के रूप जिसमें वात है, ख्यात है, वचनिका है, द्वावेत है, विगत है, टब्बा है, रासो है, वेली है, पवाड़ा है, गीत है। ये देखो टब्बा, रास, रासो, वेली, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में प्रश्न आया था इनसे संबंधित। वीर सतसई सूर्यमल मिशन की जो प्रथम 20 दोहे हैं जिसके संपादक नरोत्तम दास स्वामी और नरेंद्र भानावत और लक्ष्मी कंवल लग रहे हैं, उसके प्रथम 20 दोहे लग रहे हैं वीर सतसई के। ये वीर सतसई है, ये अपने आरपीएससी के सिलेबस में भी लग रही है, आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लग रही है। ये देखो कितनी अच्छी बात है भाई। हाँ, बेली कृष्ण रुक्मणी री, ये पृथ्वीराज राठौड़ है, इनके 51 से 70 छंद लग रहे हैं। राजियारा सोरठा कृपाराम जी खड़िया संपादक इसके शक्तिदान कविया है। जो राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर है, इसके प्रथम 20 दोहे लग रहे हैं भाई। ये अपने एमए फाइनल का जो एमए फाइनल का थर्ड सेमेस्टर था। अब अपने बात करते हैं एमए फाइनल के फोर्थ सेमेस्टर की, अंतिम सेमेस्टर की, एमए फाइनल के फोर्थ सेमेस्टर की अंतिम सिलेबस की बात करते हैं। तो उसमें क्या आता है मैं लिख देता हूं यहां। एमए फाइनल फोर्थ सेमेस्टर जो कब से शुरू होता है? जनवरी से शुरू होता है। काव्य का रूप, काव्य का रूप, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी। काव्य भेद, प्रबंध काव्य जिसमें महाकाव्य और खंड काव्य, मुक्त काव्य जिसमें गेय काव्य और पत्र काव्य, परिचय एवं विशेषताएं, अरस्तु का अनुकरण और त्रासदी सिद्धांत, लोजाइनस का उदात्तवाद, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, ये तीनों के तीनों सिलेबस में लग रहे हैं आरपीएससी के। टीएस इलियट का निर्वैयक्तिकता सिद्धांत, ये भी आरपीएससी के सिलेबस में लग रहा है। कोलरिज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत, ये भी आरपीएससी के सिलेबस में लग रहा है। आई ए रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत, नई समीक्षा, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, ये अपने सिलेबस में लग रहा है आरपीएससी के सिलेबस में। पोस्ट मॉडर्निज्म, यथार्थवाद लग रहा है, संरचनावाद लग रहा है, उत्तर संरचनावाद अपने सिलेबस में लग रहा है भाई। इससे संबंधित पुस्तकें और दे रखी है कि कौन कौन सी पुस्तकें अपने पढ़ सकते हो। प्रामाणिक पुस्तकें कौन कौन सी है देखो, अगर कोई ढंग से इनको पढ़ लेवे ना, ढंग से किताबों को पढ़ लेवे तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ऑथेंटिक किताबें भी दे रखी है सोर्स देखो। भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त परिचय डॉक्टर सत्यदेव चौधरी, पाश्चात्य काव्य शास्त्र देवेंद्र नाथ शर्मा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का इतिहास तारकनाथ बाली, काव्य शास्त्र डॉक्टर भगीरथ मिश्र, पाश्चात्य काव्य सिद्धांत गोविंद त्रिगुणयात, समीक्षा लोक डॉक्टर भगीरथ मिश्र, भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा डॉक्टर नगेंद्र, नई समीक्षा नए संदर्भ डॉक्टर नगेंद्र, उद्दात के विषय में निर्मला जैन, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद और प्राच्य काव्य शास्त्र गोपीचंद नारंग और साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास। ये ऑथेंटिक सोर्स है और यही से ही प्रश्न बनते हैं आरपीएससी में। भले वो सेकंड ग्रेड हो, भले वो फर्स्ट ग्रेड हो, भले वो कॉलेज लेक्चरर हो, प्रश्न इन्हीं किताबों से बनते हैं। अगर कोई अपने पाश्चात्य काव्य शास्त्र की और भारतीय काव्य शास्त्र की बात करें, किताब कौन सी खरीदनी है तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र की तो ये किताबें खरीद लो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में। अगर कोई प्रश्न बाहर आ जाए, सोचो गुरु जी इतनी किताबें क्या पढ़ना, तो आम कोई 2 किताबें खरीद लो, 2 किताबों पढ़ लो, लगभग तो सिलेबस में सेम ही है भाई। तो अब आप बात करा जयशंकर प्रसाद का जो काव्य लग रहा है, उसमें उपन्यास लग रहा है कंकाल और कहानी लग रही है आकाशदीप, जो अपने सिलेबस में पहले बीए के सिलेबस में पढ़ के आए हैं। नाटक लग रहा है ध्रुव स्वामिनी। कौन सा नाटक लग रहा है तो ध्रुव स्वामिनी। कौन सा नाटक लग रहा है? ध्रुव स्वामिनी नाटक लग रहा है। और निबंध काव्य और कला तथा अन्य निबंध जो निबंध संग्रह लग रहा है वो सिलेबस में लग रहा है। ये दोनों अपने जयशंकर प्रसाद के संबंधित लग रहे हैं, एमए फाइनल के फोर्थ सेमेस्टर में लग रहे हैं। अगर अपने बात करें तो अपने अनुवाद सिद्धांत और प्रक्रिया है, इसमें क्या सिलेबस में लग रहा है तो अनुवाद का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, अनुवाद कार्य की आवश्यकता एवं महत्व, अनुवाद कार्य की प्रकृति, अनुवाद और भाषा का संबंध, अनुवाद की प्रक्रिया जिसमें विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, अनुवाद के क्षेत्र और प्रकार जिसमें शाब्दिक अनुवाद,
भावानुवाद और छायानुवाद, सारानुवाद, अनुवाद की सीमाएं और समस्याएं, अनुवाद सिद्धांत, सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद की अपेक्षाएं, सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद और तकनीकी अनुवाद में अंतर, गद्य अनुवाद एवं काव्य अनुवाद में संरचनात्मक भेद, मीडिया और अनुवाद, अनुवाद समीक्षा और परीक्षण, अनुवाद की समस्याएं जिसमें पारिभाषिक शब्दावली है, साहित्य अनुवाद है एवं अन्य प्रमुख क्षेत्र है, मशीन अनुवाद और उसकी समस्याएं, कार्यालय अनुवाद है, मीडिया और अनुवाद है। ये अपने सिलेबस में लग रहा है भाई। अब अगर अपने बात करें तो काव्यांग विवेचन से संबंधित क्या सिलेबस में लग रहा है, तो काव्यांग जो विवेचन है अर्थात जो काव्य शास्त्र है वो ही सारा का सारा काव्य शास्त्र, भले ही वो सेकंड ग्रेड हो और भले ही वो फर्स्ट ग्रेड हो और भले ही वो कॉलेज लेक्चरर हो, सिलेबस में जो लग रहा है ना वो सिलेबस में ये है, देख लो। आरपीएससी में लग रहा है, पीडीएसयू में भी लग रहा है। रस सिद्धांत, रस के भेद, लक्षण, उदाहरण सहित छंद और प्रमुख छंद भी दे रखे हैं, जैसे गीतिका है, चौपाई है, रोला है, दोहा है, सोरठा है, बरवे है, वंशस्थ है, द्रुत विलंबित है, वसंत तिलका है, मालिनी है, सवैया है और कुंडलिया है। अलंकार देखें तो अलंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, समासोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, काव्य लिंग और विरोधाभास अलंकार। ये काव्य गुण में देखें तो तीनों के तीनों काव्य गुण लग रहे हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण लग रहे हैं। काव्य रीति से संबंधित बात करें तो वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाल्य रीति, वो सारे के सारे लग रहे हैं। और यही सारा का सारा सिलेबस कहां लगता है, आरपीएससी के सिलेबस में लग रहा है। आरपीएससी में यही तो सिलेबस लग रहा है भाई, कोई नया नहीं आता वहां कि आपने पढ़ा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कहां से पूछा जा रहा है भाई। फिर उसके बाद में आप तैयारी शुरू करते हो और ये करते हो और वो करते हो और यहाँ से किताबें खरीदते हो, वहां से किताबें खरीदते हो। अरे नहीं बच्चों, आपको किताबें कहीं से नहीं खरीदनी, आपको किताबें अगर आप एमए में ढंग से पढ़ लोगे ना तो आपको किताबें कहीं से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो एमए फाइनल का जो 4th सेमेस्टर है, जो जनवरी में शुरू होता है, उसका अंतिम जो चैप्टर है उसमें सिनेमा का उद्भव एवं स्वरूप लग रहा है। अवाक सिनेमा, सहवाक सिनेमा का आरंभ कब हुआ था ये लग रहा है। सिनेमा और साहित्य का अंतर संबंध लग रहा है। दर्शक और स्क्रीन का संबंध लग रहा है। सिनेमा का इतिहास लग रहा है। सिनेमा का आरंभिक युग लग रहा है। सिनेमा और भारतीय समाज का संबंध लग रहा है। 1960 के बाद का न्यू वेव सिनेमा लग रहा है। भारत की सामाजिक समस्याएं लग रहा है और हिंदी सिनेमा लग रहा है। हिंदी सिनेमा जिसमें समाज संस्कृति, बाल मनोविज्ञान, सिनेमा, स्त्री विमर्श और सिनेमा लग रहा है। सांस्कृतिक विमर्श और सिनेमा लग रहा है। राष्ट्रीय चेतना और सिनेमा लग रहा है। हिंदी साहित्य और सिनेमा का संबंध लग रहा है। हिंदी सिनेमा और साहित्यकार जिसमें गद्यकार और पद्यकार लग रहे हैं, तो जो साहित्यकार जैसे प्रेमचंद है, अमृतलाल नागर है, जैसे भगवती चरण वर्मा है, फणीश्वरनाथ रेणु है, ये क्या है कि हिंदी के साहित्यकार है जो सिनेमा पर लिखा करते थे। सिनेमा और हिंदी साहित्यकारों का संबंध है। हिंदी गीत की सिनेमा में उपस्थिति है, सार्थकता है, आवश्यकता है और फिल्म निर्माण में हिंदी साहित्यकारों का योगदान है। हिंदी साहित्यकारों का योगदान है। ये अपने सिलेबस में लग रहा है एमए के। मैंने आपको बताया एमए प्री के प्रथम सेमेस्टर में, द्वितीय सेमेस्टर में, एमए फाइनल के तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर में क्या लग रहा है। आप जिससे संबंधित भी पढ़ रहे हो, जिस भी क्लास में हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में, जिस भी क्लास में हो, एमए में, प्री में या फाइनल में, आपका जो भी सेमेस्टर लग रहा है उस सेमेस्टर से संबंधित आप इसमें वीडियो में देख के और आप स्क्रीनशॉट लेकर उससे संबंधित आप तैयारी कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है। और आपके लिए तो भाई देखो कितनी खुशी की बात है कि यही सेम का सेम सिलेबस है आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, कॉलेज लेक्चरर के, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के या फिर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नेट का एग्जाम होता है, जेआरएफ का एग्जाम होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो एग्जाम होते हैं उन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी सीयूईटी की जो एग्जाम होते हैं उन एग्जाम में यही तो प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप एमए करना चाहते हो, एमए से पहले सीयूईटी देना चाहते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो उनमें भी सारे के सारे प्रश्न तो यही पूछे जाते हैं। तो भाई आप इनसे संबंधित तैयारी करो, इनसे संबंधित कंटेंट भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा धीरे धीरे, लेकिन आप इसकी तैयारी शुरू करो भाई, ठीक है ना, पढ़ाई शुरू करो। आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। तो इससे क्या है कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई। ठीक है जी, धन्यवाद।